नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। खबरों की शुरुआत कर रहे हैं भोपाल की खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अनफिट नर्सिंग कॉलेजेस पर एक्शन हुआ है। ताबड़तोड़ कार्रवाई सीएम के निर्देश के बाद देखने को मिल रही है। 31 जिलों में 66 नर्सिंग कॉलेजेस को बंद किया गया है। इंदौर के अलावा कई और जिलों में भी एक कार्रवाई हो चुकी है। कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन ने कलेक्टर्स को लिस्ट दी है और कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक ही कार्रवाई की जाए। आदेश से नर्सिंग कॉलेजेस के छात्र प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन 66 नर्सिंग कॉलेजेस को बंद किया गया है। छात्रों पर इसका असर नहीं होगा, ये कहना है प्रशासन का। कलेक्टर्स को लिस्ट दी गई है और कहा है कि जैसा हाईकोर्ट का आदेश है उस आदेश के मुताबिक ही कार्रवाई की जाए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जो अनफिट नर्सिंग कॉलेजेस हैं उन पर एक्शन दिख रहा है, देखने को मिल रहा है। सीएम ने निर्देश दिए हैं, उसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। 31 जिले ऐसे हैं जहां पर 66 नर्सिंग कॉलेजेस को बंद किया गया है। इंदौर भी उन जिलों में शामिल है। इसके अलावा कई और जिलों में भी कार्रवाई हो चुकी है। भोपाल से इसी खबर पर वासु चौरे हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। वासु, सीएम के निर्देश के बाद अब ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है, छात्रों पर असर नहीं पड़ेगा, कैसे? निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश में जैसा बड़ा एक नर्सिंग घोटाला सामने आया, कई कॉलेजों को नियमों को ताक पर रख के मान्यता दी गई, मंजूरी दी गई। कई कॉलेज तो ऐसे थे जो स्कूलों के कैंपस में कॉलेज संचालित किए जा रहे थे, और जो मापदंड बनाए जाते हैं नर्सिंग कॉलेजेस के लिए, वहां पे जो स्टूडेंट्स पहुंचते हैं उनकी बेहतर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो सके, उसके लिए जो मापदंड बनाए जाते हैं उन सबको ताक पर रखकर ये कॉलेजों का जो संचालन है वो हो रहा था। और वो भी कोई पिछले कुछ समय की बात नहीं है, बल्कि लंबे समय से इस तरीके से जो कॉलेजेस हैं वो संचालित किए जा रहे थे। स्टूडेंट से तो मोटी फीस वसूली जाती थी, लेकिन उनको सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं मिलता था, और जो परीक्षाएं हैं उनमें भी लगातार अनियमितताएं होती थी। इस मामले को जब उठाया गया, जब ये पूरा मामला मीडिया में आया, और उसके बाद अब ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। हमने देखा कि पहले चरण की कार्रवाई को अगर आप देखें तो गिरफ्तारियां हुई, कई आरोपियों को पकड़ा गया। सीबीआई के अफसर तक इस पूरे मामले में लिप्त थे, उनको सस्पेंड किया गया, बर्खास्त किया गया, और दिल्ली सीबीआई अब इस पूरे मामले को हैंडल कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस पूरे मामले पे संज्ञान लिया है, और ऐसे कॉलेजेस जिनके पास जरूरी जो मापदंड है वो नहीं थे, जो तमाम नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। और अब 66 कॉलेजों पर जो कार्रवाई है 31 जिलों के वो हुई है। लेकिन इस सबके बीच सरकार ने छात्र छात्राओं के भविष्य का भी ध्यान रखा है, उनके भविष्य पर किसी तरीके का संकट न आए, ये सुनिश्चित करने के भी दिशा निर्देश दिए हैं। यानी कि जो कॉलेजेस जिन पर कार्रवाई हो रही है वहां पर पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स थे वो यथावत अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे। उनकी जो परीक्षाएं हैं जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है उनकी वो परीक्षाएं होंगी, और उन्हें समय पर डिग्री दी जाएगी। ऐसी जो तमाम बातें, जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं। लेकिन अभी भी बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि ऐसे कितने कॉलेजेस और जिन पे आने वाले समय में गाज गिरेगी, और इस पूरे रैकेट में कितने अधिकारी, कर्मचारी और कॉलेज के संचालक लिप्त थे, कितने और नाम इसमें सामने आएंगे, और सभी नाम सामने आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, या जो छोटे छोटे नाम हैं सिर्फ वहीं तक ही ये जांच सिमट कर रह जाएगी, क्योंकि इसमें बड़े नाम भी सामने आने की बात कही जा रही है। देखना यह होगा कि वो बड़े नाम कब तक सामने होते हैं। वासु, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। वहीं मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। आरोप लगाया कि हर दिन मध्य प्रदेश में बड़े अपराध हो रहे हैं और अब मुख्यमंत्री को समीक्षा बैठक करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने सागर मामले में सीएम से मांग की है कि आरोपियों को कड़ी सजा दी जाए। तो हर दिन मध्य प्रदेश में बड़े अपराध हो रहे हैं, मुख्यमंत्री को अब लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर समीक्षा बैठक करनी चाहिए। जीतू पटवारी प्रदेश सरकार पर हमलावर नजर आए और कहा कि अपराधियों पर ऐसी कार्रवाई हो कि दोबारा वो अपनी हरकतें ना कर पाए। सीएम से मांग की है सागर मामले को लेकर कि आरोपियों को कड़ी सजा दी जाए। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी प्रदेश की सरकार पर हमलावर दिखाई दिए। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कहा कि सरकार कटघरे में है, बड़ा मैसेज बदमाशों तक पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पा रही है सरकार। नजीर देने की जरूरत है, क्योंकि हर दिन मध्य प्रदेश में बड़े अपराध हो रहे हैं।
जंगल राज की स्थापना हो चुकी है। जंगल राज क्या होता था ये हम सुनते थे, पढ़ते थे और मीडिया और सोशल मीडिया और अखबारों में इसका संज्ञान आता था। ऐसा एक दिन नहीं जाता है जब जन्मध्य खतरनाक से खतरनाक अपराध मध्य प्रदेश में नहीं होता। समीक्षा करें गृह मंत्री होने के नाते, क्यों अपराध बढ़ रहे हैं, क्यों अपराधी बेखौफ हो रहे हैं, क्यों लगातार जंगल राज की स्थापना हो गई है और इसके लिए दोषी कौन है। रतलाम में व्यापम मामले के विसल ब्लोअर पारस सकलेचा ने नर्सिंग और पैरामेडिकल में 50,000 करोड़ के स्कॉलरशिप घोटाले का आरोप लगाया। मामले को व्यापम पार्ट 2 बताते हुए आरोप लगाया कि 2017 से नर्सिंग और पैरामेडिकल में छात्रवृत्ति घोटाला चल रहा है। पारस सकलेचा के मुताबिक प्रदेश में 1,20,000 कुल सीटें हैं, जिसमें 70 से 80,000 बोगस छात्रों को एडमिशन दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने व्यापम से लेकर नर्सिंग और पैरामेडिकल मामले में सीबीआई के पारदर्शिता नहीं दिखाने की बात कही है। तो ये छात्रवृत्ति के लिए सारा खेल हो रहा है और इस खेल में सरकार पूरी इन्वॉल्व है, क्योंकि ये जिस तरीके से खेल खेला गया ये व्यापम पार्ट 2 है। 70 से 80,000 बोगस छात्रों को आपने एडमिशन दे रहे हैं और सालों से घोटाला चल रहा है और इस घोटाले का अमाउंट कितना होगा इसकी कल्पना नहीं की। सरकार तो क्या घोटाला उसको मानती ना जो सरकार की जेब से पैसा निकल रहा, पर जो पैसा स्टूडेंट की जेब से भी निकल रहा वो भी तो घोटाले का हिस्सा है ना। तो करोड़ों का घोटाला, आप सोचिए कि छात्रवृत्ति के नाम पे पिछले 15 साल से घोटाला चल रहा है। इंदौर में डिजिटल हाउस अरेस्ट का नया मामला सामने आया है। बड़ी बात यह है कि 3 महीने के अंदर यह तीसरा बड़ा मामला है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की के साथ हुई यह घटना, जहां पर उसे डिजिटली हाउस अरेस्ट कर दिया गया। केंद्रीय जांच एजेंसी बनकर यह साइबर फ्रॉड किया गया है। 3 घंटे तक लड़की को डिजिटली अरेस्ट रखा गया। पासपोर्ट को आतंकवादी गतिविधियों में जुड़ा बताकर यह फ्रॉड किया गया। आरोपियों ने एफडी वाले पैसे लड़की से ट्रांसफर करवा दिए। साइबर फ्रॉड ने लड़की से कहा, तुम्हारा पासपोर्ट, आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट का आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल हुआ है। तुम्हारे घर का पता, तुम्हारे घर की सारी डिटेल उनके पास है। जांच में सहयोग करो, वरना अगर तुमने किसी को ये बात बताई तो तुम्हारे मम्मी पापा को आतंकवादी मार देंगे। और इस तरह से 3 घंटे तक उसे डिजिटली हाउस अरेस्ट रखा गया। उसके पास फोन आया और ये बताया गया कि आपके डॉक्यूमेंट्स गलत यूज हुए हैं। जो फेडेक्स इंटरनेशनल कुरियर सर्विस से बोल रहे हैं और आपका जो कस्टम में आपके रोक लिया गया है और उसमें इलीगल ड्रग्स हैं। और सीबीआई से बात कराई, सीबीआई बनकर, क्राइम ब्रांच बनकर और कस्टम ऑफिसर बनकर इसको लगातार थ्रेट दिया गया और ये बोला कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यूज हुए हैं आतंकवादी गतिविधियों में, यूज हुए हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज में, और आपने अगर इसको कहीं भी शेयर किया तो अगर आपने कहीं भी शेयर किया तो आपके माता पिता को जान से खत्म कर दिया जाएगा। मैंने बताया कि कोई भी एजेंसी आपसे पैसा नहीं मांगती। नंबर 1, कोई भी एजेंसी डायरेक्ट आपसे ये बोले कि आपके खिलाफ कंप्लेंट आई है तो आप ये मान के चलिए कि, और सीधे आप वीडियो कॉल पे आपकी इन्वेस्टिगेशन होनी है तो आप ये मान के चलिए फ्रॉड है। कोई भी आपसे अगर पैसा मांगता है, ऑनलाइन पैसा मांगता है, फोन करके अपरिचित कोई भी एजेंसी वाला बनकर, चाहे सीबीआई या क्राइम ब्रांच, तो आप ये मान के चलिए फ्रॉड है। आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर अननोन व्यक्ति के साथ या सोशल मीडिया पे करते हैं उसको बहुत अच्छे से वेरीफाई करने के बाद ही किया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अगर आपके पास कोई इस तरह के कॉल्स आते हैं आप तत्काल अपने जो परिजन से और अपने साथ के जो किसी भी व्यक्ति से शेयर जरूर करें। लोग घबरा जाते हैं और उसको शेयर नहीं करते हैं और इतनी जल्दी से उसको ट्रैप किया जाता है, उनको सोचने समझने का मौका नहीं मिलता है। पेशेंस रखें, चीजों को समझें, सुने, उसके बाद उसको शेयर करें, फिर आगे बढ़ें। मिथिलेश गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। मिथिलेश, ये तीसरा बड़ा मामला है और तीनों ही मामले जहां तक मुझे याद है पढ़े लिखे अवेयर लोगों के साथ हुए हैं। ये बड़ी बात है कि जो साइबर अपराधी हैं वो इस तरह पढ़े लिखे लोगों को भी अपने फ्रॉड का शिकार बना लेने में कामयाब हो रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि पढ़े लिखे लोग साइबर फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं और ये तीसरा मामला है। और इसके पहले जो 2 मामले सामने आए थे दोनों ही डॉक्टर थे। कुछ दिन पहले कश्यप शाह एक्टिव और वो मुश्किल से 4 से 5 दिन हुआ है। 3 लाख रुपए जो है उनके खाते से ट्रांसफर करा लिए गए। घंटों तक वो भी डिजिटल अरेस्ट है। इस बार सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है, जो युवती हैं, वो साइबर फ्रॉड के शिकार हुई हैं। देखिए, पढ़े लिखे होना अलग बात है,
साइबर को लेकर जागरूकता कितना ये बिल्कुल अलग बात है। इसलिए साइबर जो फ्रॉड है उसको लेकर आपको जागरूक होने की बेहद जरूरी है। कोई भी एजेंसी पैसा नहीं मांगती है। अगर आपके पास अनजान नंबर से फोन आता है, वो कहते हैं वो सीबीआई से बात कर रहे हैं, आरबीआई से बात कर रहे हैं, कस्टम विभाग से बात कर रहे हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। कोई अगर किसी नंबर से फोन आता हो तो आप 100 डायल में पहले पुलिस को सूचना दें, परिवार के लोगों को बताएं कि आपके पास एक अनजान नंबर से फोन आया। बिल्कुल भी अलग कमरे में ना जाए, उनकी बातों को जो है बिल्कुल आप सुने नहीं, नजरअंदाज कर दें। अगर ऐसा फोन आता बार बार, आप पुलिस को फोन लगाएं। आपको जागरूक होने की जरूरत है, धैर्य रखने की जरूरत है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, समझना चाहिए कि अगर ऐसा कोई फोन आता है और कोई कहता है कि मैं सीबीआई से बात कर रहा हूं, आरबीआई से बात कर रहा हूं, आपको 3 लाख 5 लाख रुपए ट्रांसफर करने को एजेंसी या पुलिस कभी पैसे नहीं मांगती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कभी भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, कोई जांच नहीं होती है। इसलिए बार बार पुलिस कह रहे हैं कि आप इसके लिए जागरूक आपको जागरूक होना पड़ेगा। और देखिए पैटर्न एक जैसा है, तीनों ही जो साइबर फ्रॉड हुए हैं डिजिटल, उसमें पैटर्न एक जैसा रहा। तीनों के पास अनजान नंबर से फोन आया और यह कहा गया कि आपने एक विदेश के लिए कोरियर बुक किया था और जो कोरियर आपके नाम से बुक हुआ था उसके अंदर ड्रग्स है। आपके पासपोर्ट का गलत इस्तेमाल हुआ, आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल अलग गलत जगह पे किया गया, इसलिए आपको जांच में सहयोग करना होगा। और अलग अलग अधिकारी बनकर वो उनसे बातचीत करते हैं, लगातार उन्हें मेंटल टॉर्चर किया जाता है, अकाउंट नंबर लिया जाता है। इससे पहले वाला जो मामला आया था, जो कश्यप शाह का मामला आया था, वो डॉक्टर है इंदौर के जो सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, वहां पे वो डॉक्टर है। हैरान करने वाली बात है, वो कई घंटों तक घर के अंदर डिजिटल अरेस्ट रहते हैं और घर से बाकायदा निकलकर बैंक भी जाते हैं, और जब बैंक जाते हैं तब भी वो फोन पर आरोपियों से कनेक्ट रहते हैं। वहां पर जाकर वो चेक से अपने खाते से आरोपियों के खाते में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। जब पैसे ट्रांसफर कर देते हैं उसके बाद उन्हें समझ में आता है उनके साथ फ्रॉड हो गया है। शायद उस वक्त अपने जो घर में लोग मौजूद थे उनसे बातचीत करते हैं, 100 डायल पुलिस को सूचना देते हैं, साइबर के पास जाते हैं, क्राइम ब्रांच जाते हैं, हर जगह पे जाकर उसकी शिकायत कर सकते थे। और इसके लिए अलग अलग हेल्प नंबर भी जारी किया गया है, अलग अलग जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है कि अगर साइबर फ्रॉड, क्योंकि देखिए ये वो अपराध है जिसमें चाकू, छुरा, बंदूक इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसमें मोबाइल फोन, लेकिन इसमें आपके विवेक की परीक्षा भी होती है मिथिलेश, क्योंकि देखिए आप पढ़े लिखे हैं लेकिन आप इतने जागरूक रहिए कि आप समझ पाए कि इस तरह से एजेंसीज काम नहीं करती है और किसी के भी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना किसी भी एजेंसी का ये तरीका नहीं होता है। बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही पुलिस इन मामलों को सुलझा पाएगी और देखना होगा कि कौन इस पूरे साइबर क्राइम के पीछे है, किस तरह से खुलासे होते हैं। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नर्मदापुरम की, जहां न्यूज 18 की खबर दिखाए जाने का दमदार असर हुआ है। कल न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी कि कैसे इटारसी रेलवे स्टेशन पर जो वेंडर है वो डिस्पोजेबल पैकेज को धोकर उसका दोबारा इस्तेमाल कर रहा है। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद रेलवे प्रशासन जागा और इटारसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 के खान पान स्टॉल को अब सील कर दिया गया। ये देखिए, ये जो बॉक्स होते हैं जो खाना पैक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, या जिसमें खाना पैक होकर आता है, जो आपको दिया जाता है एक रेडीमेड थाली के रूप में, एक रेडीमेड लंच बॉक्स के रूप में, उसको यहाँ पर धोया जा रहा है ताकि वो दोबारा इस्तेमाल कर सके। वेंडर का कहना था कि जो खाना बच जाता है, जो यूज नहीं होता है, उस खाने को हटाकर हम पैकेट को धो लेते हैं ताकि वो दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सके, लेकिन ये भी आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ऐसे में वेंडर नियमों की अवहेलना करता हुआ पाया गया, तो अब ये कार्रवाई हुई है। वहीं इंदौर में 2 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगा है बीजेपी के नेताओं पर। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष पर यह आरोप है, साथ ही उपाध्यक्ष भी आरोपों के घेरे में हैं। व्यापारी ने 2 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के नाम पर धोखाधड़ी हुई है, व्यापारी का कहना है। व्यापारी ने पीएमओ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक शिकायत कर दी है। सीएम और पुलिस कमिश्नर से भी इस मामले में शिकायत की गई है कि 2 करोड़ की ठगी व्यापारी ने कहा है कि उसके साथ हुई है। और ठगी करने वाले कौन हैं? वो हैं बीजेपी युवा मोर्चा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इन दोनों पर ही धोखाधड़ी करने का आरोप व्यापारी ने लगाया है कि 2 करोड़ की धोखाधड़ी की है प्रॉपर्टी में निवेश के नाम पर। और अब बात करते हैं बालाघाट की, जहां पर बाघ की खाल के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। खाल बेचने की फिराक में ये आरोपी घूम रहे थे। नवेगांव से गोंदिया जा रहे थे तीनों आरोपी। नवेगांव में ग्रामीण पुलिस ने गोंगलई चौक पर करंट लगाकर बाघ का शिकार किया था। तो करंट लगाकर बाघ का शिकार किया था गोंगलई चौक पर। नवेगांव ग्रामीण पुलिस ने इन्हें पकड़ा है। तीनों आरोपियों को पकड़ा है। ये खाल बेचने की फिराक में घूम रहे थे। तो बाघ की खाल के साथ ये तस्कर पकड़े गए हैं। करंट लगाकर इन्होंने बाघ को
मारा था और फिर उसकी खाल निकालकर ये खाल बेचने की फिराक में घूम रहे थे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 पर। बालाघाट की तस्वीरें जहां पर बाघ की खाल के साथ ये तस्कर अब पकड़ लिए गए हैं। नवेगांव ग्रामीण पुलिस ने इन्हें पकड़ा है गोंगलई चौक पर, और जहां पर ये बाघ की खाल बेचने के फिराक से घूम रहे थे। और अब बात गुना की, जहां पर युवक का अपहरण कर उसके साथ बर्बरता करने का मामला सामने आया है। युवक को किडनैप कर राजस्थान ले गए थे बदमाश, जहां पर जूतों की माला पहनाकर उसे पेशाब पिलाई गई। बंजारा समाज के युवक का मुंडन कर दिया गया। गुना के सेन बोट चौराहे से इस युवक को किडनैप किया गया और साथ ही परिवार वालों को वीडियो भेजकर 25 लाख मांगे गए। 20 लाख रुपए देकर पिता ने अपने बेटे को छुड़ाया। रिश्तेदारों ने युवक का अपहरण कर बर्बरता की, तो युवक के रिश्तेदार ही यहां पर उसे किडनैप किया गया, उसके साथ बर्बरता की गई। ये मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर भी बर्बरता का वीडियो डाल दिया गया। कार्रवाई नहीं हो तो ट्रैक्टर ट्राली नाली बेच दी मेरी और ट्रैक्टर नाल बेच दिए बेच के मैं क्या कह जेर खा के मैं मरूंगा। हाँ जेर की कह रहा तो जेर खा के चढ़ा दे के मतलब पूरी जो राजघर खाएगा जो तुम्हारे पट्टा काट दिया, कुछ ही नहीं करो तुमने, कटने करवा वो कटने आदमी को कर देते तो इस आदमी को पकड़ राजघर खाएगा तो राजघर पकड़ पर नहीं चाहिए। हाँ जैसे मारो अब शादी कौन कौन राजघर पकड़ पर नहीं चाहिए तो मैं जेर खा के मरूंगा। अच्छा सगाई करी थी, सगाई कर मेली थी उनकी, हाँ भी छोड़ दी, छोड़ दिया था। मोटियार जवान बहू है मेरी, अब नहीं दिया तेरे 3 लाख 5 लाख को दे मिले मैंने। अच्छा हाँ वो भी जी मेरे हमारे समाज पैसा लेता कि मतलब लड़की को हाँ लेता, तुम जानते बन जाए कुंभ में लेता कि नहीं लेता। हाँ तो क्या बिन्ने पर कछु पैसा मैसा तो नहीं लाए छोड़वे के पैसा भी लाए? जमात भर के लाया ना, 25 लाख मांगा था वो, जब 20 लाख में की मैं दे दूंगा 3 दिन। और अगली खबर विदिशा से है, जहां पर न्यूज़ 18 के खबर दिखाए जाने का असर हुआ है। घूसखोर को हटाया गया है। एएसआई शिव प्रसाद पर यह कार्रवाई हुई है। एएसआई शिव प्रसाद विश्वकर्मा ने घूस ली थी। 2 सगे भाइयों के झगड़े में पिता से घूस ली थी। 2000 की रिश्वत लेते एएसआई का वीडियो वायरल हुआ था। भाइयों के झगड़े में पिता से 1 लाख मांगे थे। गंज बासौदा के उदयपुर सहायता केंद्र में प्रभारी थे एएसआई शिव प्रसाद विश्वकर्मा। न्यूज़ 18 ने ये खबर प्रमुखता के साथ दिखाई थी और अब इस वायरल वीडियो के सामने आने के बाद कार्रवाई हुई है, गाज गिरी है एएसआई विश्वकर्मा पर। अरब सागर में नाव पलटने से सतना जिले के 3 मजदूरों की मौत हो गई। हादसा अरब सागर में मुंबई के नजदीक सिंधु दुर्ग में हुआ। मृतकों में सिंहपुर थाना क्षेत्र के पुरुषोत्तमपुर के रहने वाले आजाद कोल, चांद मोहम्मद और अमरपाटन थाना के जनमोहरा के शिवराम कोल का नाम शामिल है। बताया जा रहा है कि हादसा उस वक्त हुआ जब ये सभी मजदूर मछली पकड़ने वाली नाव में बर्फ लेकर जा रहे थे। इसी दौरान नाव बेकाबू होकर पलट गई और तीनों अरब सागर में डूब गए। और आइए अब देखते